हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ साइंटिस्ट और उनके रिसर्च के बारे में, और इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे आप फंडामेंटल का हिंदी शब्द समझें तो होता है आधारभूत, यानी कि वो चीज़ जो किसी भी चीज़ का आधार है, यानी कि लाइफ का आधार। यहाँ हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइफ का आधार क्या है, या लाइफ या लिविंग स्टार्ट कहाँ से होती है। तो वो स्टार्ट होती है हमारी सेल से, यानी कि हमारी सबसे छोटी यूनिट, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट है सेल, यानी कि कोशिका। तो ये है हमारी फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ये है हमारी कोशिका, जैसे हम इंग्लिश में सेल बुलाते हैं। ये चैप्टर हमारा पूरा सेल के अराउंड मोशन करेगा। इसमें हम सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम कोशिका की रिसर्च के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं। कोशिका की जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम बुलाते हैं कोशिका भित्ति। हिंदी में इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं, इंग्लिश में इसे सेल वॉल बोलते हैं। इसके नीचे, इस कोशिका भित्ति के नीचे एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा की बनी हुई होती है। ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा की बनी होती है, इसलिए इसको कई जगह पर कोशिका झिल्ली ना कह के इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लाज्मा की बनी होती है इसलिए। और इसके बाद ये जो सेंटर में आपको एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस सर्कुलर पोर्शन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, या फिर हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों का एक तरीके से कहा जाए तो सारा नियंत्रण का कार्य यही करता है, यानी कि हेड ऑफिस जो होता है कोशिका का वो यही होता है। कोशिका के अंदर कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी इस केंद्रक की होती है। उसके अलावा ये आउटर कवरिंग और ये बीच के केंद्रक के अलावा ये जो बचा हुआ लिक्विड पोर्शन होता है इसे हम साइटोप्लाज्म, या फिर हिंदी में इसे जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो बचे हुए इसके ऑर्गेनेलिज्म, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी, वो सभी इस कोशिका द्रव्य यानी जीव द्रव्य के अंदर ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे तैरते रहते हैं इस जीव द्रव्य के अंदर। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कोशिका के अंदर और कौन कौन से पोर्शंस होते हैं। कोशिकाओं के अंदर अगर हम कोशिकीय संरचना के आधार पर देखें तो कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य होते हैं, यानी कि जो बाहर से आने वाले कुछ पदार्थ होते हैं वो कोशिका के अंदर कैसे आते हैं, या फिर हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे जल होता है वो कोशिका के अंदर किस तरीके से प्रवेश करता है और किस तरीके से वो कोशिका के बाहर जाता है, और जब कोशिका के अंदर द्रव आता है और जब जाता है उस कंडीशन में कोशिका की स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो कोशिका की झिल्ली होती है वो कुछ ही पदार्थों को बस, यानी कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही कोशिका के अंदर आने और कोशिका से बाहर जाने देती है। इसीलिए इसको कई बार सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने के लिए परमिशन करती है और बाहर जाने के लिए बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को ही परमिशन देती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हाइपोटोनिक क्या होता है। यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक एक प्रोसेस है, दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परासरण जो यहाँ पर एक शब्द लिखा है, परासरण के बारे में देखेंगे कि परासरण होता है। परासरण इसको हम इंग्लिश में डिफ्यूज़न बुलाते हैं। बाकी इन तीनों प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हमें ये पढ़ना
बहुत ज़रूरी है। तो हम डिफ्यूज़न और परासरण क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। कोई भी कोशिका होती है, ठीक है, जैसे ये किसी भी हमने मान लो एक छोटी सी कोशिका ली, जब हमने ज़्यादा बड़ी बनानी है तो ये हमने कोशिका ली और इसको हमने किसी भी लिक्विड एनवायरनमेंट में रखी, यानी कि हमने कोशिका उठाई और उसको एक बीकर के अंदर डाल दिया और यहाँ पर एनवायरनमेंट में यहाँ पर चारों तरफ इसके वाटर है यानी कि H2O है। और इस कोशिका के अंदर, अब ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पदार्थ होंगे। प्योर पानी की जो मात्रा होगी वो कोशिका के अंदर कम होगी और बाहर एनवायरनमेंट में क्या है, प्योर H2O ज़्यादा है। पानी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया, सीधा सिर्फ पानी पानी डाल दिया। और कोशिका के अंदर देखा जाए तो बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में जो प्योर पानी होगा वो पानी कम होगा और एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा होगा, या फिर और भी पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम पानी की ही बात नहीं करें, अभी तो हमने सिर्फ पानी रखा है तो मैं पानी का एग्जांपल दे दूँ। तो परासरण प्रोसेस समझने के लिए, जब भी कोई चीज़ किसी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है, जिस जगह पर कोई चीज़ ज़्यादा होती है, आप पानी भी ले सकते हैं, गैसेस भी ले सकते हैं या कोई और दूसरा सॉल्ट भी हो सकता है। तो जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, तो हाई कंसंट्रेशन से जब कोई चीज़ बहकर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परासरण या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। फ्लो ऑफ एनी मटेरियल और लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन और हिंदी में इसे परासरण कहते हैं। तो क्या होगा, कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम है और बाहर कोशिका से बाहर देखा जाए तो H2O की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, पानी का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और बाहर ज़्यादा है, तो पानी बाहर से फ्लो होकर के कोशिका के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे परासरण। तो परासरण में डेफिनेशन आप लोगों को लिख देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो परासरण क्या है, द्रवों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही परासरण कहलाता है। इंग्लिश में भी आप लिख लें, डिफ्यूजन, द फ्लो ऑफ liquids or materials from high concentration to the low concentration is known as डिफ्यूजन। अब यहाँ पर डिफ्यूजन की भी 3 टाइप होते हैं, तो वो तीनों टाइप के हम डिफ्यूजन्स पढ़ेंगे और वो जो डिफ्यूजन 3 टाइप के होते हैं तो हम तीनों टाइप के डिफ्यूजन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोटोनिक डिफ्यूजन, जिसे हम अल्प परासरण कहते हैं। तो वो क्या, हमने एक छोटी सी यहाँ पर कोशिका ले ली थी, ये हमारी सेल है और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी H2O की मात्रा कम है और इन्वायरमेंट में जो पानी है यानी H2O उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कोशिका के अंदर H2O की मात्रा कम है और बाहर सॉल्यूशन में कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, कोशिका के अंदर पानी कम, कोशिका के बाहर पानी ज़्यादा है, डिफ्यूज़न है, ये परासरण है। तो हाई कंसंट्रेशन से पानी लो कंसंट्रेशन की तरफ बहेगा, यानी कि बाहर कंसंट्रेशन पानी का ज़्यादा है, कोशिका के अंदर कम, तो बाहर से पानी बहकर कोशिका के अंदर जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, कोशिका के अंदर पानी भर जाएगा और पानी भरने की वजह से कोशिका फूल जाएगी, कोशिका स्वेल कर जाएगी, ठीक है, कोशिका फूल जाएगी। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अल्पपरासरण। और जिस प्रकार के सॉल्यूशन के, जिस प्रकार के विलयनों में ये होता है, उस प्रकार के विलयनों को हम कहते हैं अल्पपरासरण दाबी विलयन। अल्पपरासरण
दाबी विलयन, यानी ऐसे विलयन जो कि अल्प परासरण के लिए अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में दाब लगाते हो, ऐसे विलयनों को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बुलाते हैं। एक बार और देख लेते हैं, कोशिका के अंदर पानी की मात्रा कम है यानी कि लो कंसंट्रेशन है कोशिका के अंदर पानी का, और बाहर सॉल्यूशन में H2O यानी कि पानी का, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से पानी बहकर के लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर पानी बहकर आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, कोशिका के अंदर पानी भर जाएगा और कोशिका फूल जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, अल्प परासरण कहेंगे। और जिस तरीके के सॉल्यूशन में यानी कि जिस सॉल्यूशन में ये होगा उस सॉल्यूशन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। चलो दूसरा देखते हैं, समपरासरण। समपरासरण में क्या है कि अगर मान लो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों जगह पानी की क्वांटिटी कैसी है, बराबर, यानी कि जैसे कोशिका तो छोटी है उसके बराबर तो पानी नहीं रख सकते सॉल्यूशन में, लेकिन हम तुलनात्मक रूप में देखें, यानी कि हमारी कोशिका जो है वो ऑलरेडी मानो उसके अंदर पानी फिल हो रखा है, जितना उसके अंदर होना चाहिए था उसके पास उतना पानी है। उस कंडीशन में एनवायरनमेंट में जो पानी है और जो कोशिका के अंदर है उन दोनों का जो रेशो है वो लगभग बराबर है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जितना ही पानी, ऐसा इस प्रोसेस में ये नहीं होता कि पानी सिर्फ कोशिका के अंदर ही आ रहा है, कोशिका से बाहर नहीं आ रहा, दोनों चीज़ें होती हैं, पानी अंदर भी आता है और पानी बाहर भी जाता है, पानी का फ्लो दोनों तरफ होता है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, लेकिन जिस तरफ ज़्यादा होता है हम उस हिसाब से उस प्रोसेस को देखते हैं। जैसे पिछले वाले प्रोसेस में अल्प परासरण में पानी सिर्फ कोशिका के अंदर ही नहीं आया था, कोशिका से बाहर भी पानी का बहाव हुआ था, लेकिन जो पानी अंदर आया उसकी मात्रा ज़्यादा थी और जो पानी बाहर गया उसकी मात्रा कम थी, इस वजह से उसको हमने अल्प परासरण कहा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी अगर बाहर जाए, यानी कि कोशिका के अंदर आने वाला जल, कोशिका के अंदर आने वाला जल बराबर हो कोशिका से बाहर जाने वाले जल के, कोशिका के बाहर जाने वाला जल, अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर हो, लगभग बराबर हो, जितना पानी बाहर गया उतना पानी वापस अंदर आ गया, जो नेट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, नेट फ्लो तो 0 हो गया, बाहर और अंदर पानी की क्वांटिटी वापस से बराबर हो गई। इसलिए इस तरीके के जो डिफ्यूजन होते हैं, इस तरीके का जो परासरण होता है, इस परासरण को हम कहते हैं समपरासरण। ऐसा परासरण जिसमें दोनों जगह जल की स्थिति बराबर रहेगी उसको हम समपरासरण कहेंगे। और जिस प्रकार के विलयनों में ये घटित होता है उन विलयनों को हम समपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। समपरासरण दाबी विलयन, समपरासरण दाबी विलयन। अब तीसरा है, और इन्हीं को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोटोनिक डिफ्यूजन। और अब इसके अंदर एक तीसरा रह गया है हमारा जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक या फिर अति परासरण। अब अति परासरण प्रक्रिया भी समझेंगे और अति परासरण दाबी विलयन भी समझेंगे। ऐसे विलयन, दोबारा से एक कोशिका ले लेते हैं, ये रही कोशिका, ठीक है। अब ऐसा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है, अब ऐसा सॉल्यूशन हम बनाएंगे कैसे, पहले ये देख लेते हैं कि पानी की क्वांटिटी क्या हो इसके अंदर कम हो, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन कम हो। ये कब हो पाएगा, जब हम पानी के अंदर कोई चीज़ मिला दें, उसके अंदर सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, है ना, कुछ सॉल्यूट उसके अंदर मिला दें तो उससे वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। और कोशिका के अंदर, मान लो कोशिका के अंदर पहले से पानी भरा हुआ है और कोशिका के अंदर उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं तो बाहर पानी के जो पानी की क्वांटिटी है वो कम है, यानी पानी की सांद्रता बाहर कम है, और कोशिका के अंदर जो पानी की सांद्रता है वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब कोशिका के बाहर जो पानी बहेगा वो ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन से जो कोशिका के अंदर पानी आ रहा होगा उसकी मात्रा कम होगी। कोशिका के बाहर से अंदर आने वाले पानी की मात्रा कम और अंदर से बाहर जाने वाले पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। इस स्थिति को हम कहेंगे अति परासरण।
अति परासरण, बाहर पानी की मात्रा कम है, कोशिका के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। और बाहर से अंदर भी पानी आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि बाहर से पानी अंदर नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होगी और अंदर से बाहर जाने वाले की मात्रा ज़्यादा होगी। इस स्थिति में जो आपकी कोशिका है वो कैसी होगी, सिकुड़ जाएगी, या फिर हम कहें संकुचित हो जाएगी। कोशिका संकुचित हो जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, यानी कि कोलैप्स कर जाएगी, ऐसे कोशिका पिचक जाएगी। और जो आपका संपरासरण था, संपरासरण में जल की बाहर जाने की मात्रा और अंदर आने की मात्रा दोनों बराबर थे, यानी नेट फ्लो जो था ना वो बाहर की तरफ हुआ ना अंदर की तरफ हुआ। तो उस स्थिति में ना ही कोशिका फूलेगी और ना ही वो सिकुड़ेगी। पर इस स्थिति में क्या होगा, पानी अंदर से कोशिका के बाहर जा रहा है और बाहर से आने वाले की मात्रा बहुत कम है, इसलिए कोशिका आपकी जो है सिकुड़ जाएगी। और इस तरीके के सॉल्यूशंस को, जिस सॉल्यूशन में ये होगा उस तरीके के सॉल्यूशंस को हम अति परासरण दाबी, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं, विलयन कहेंगे। इंग्लिश में उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इस प्रक्रिया को कहेंगे हाइपोटोनिक डिफ्यूजन। तो आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी हैं मेनली। हाइपोटोनिक है अल्प परासरण, अल्प परासरण प्रक्रिया क्या है, और अल्प परासरण विलयन क्या है। अल्प परासरण है कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर जल का प्रवाहित होना, वो भी किस कंडीशन में, जब जल की मात्रा कोशिका के बाहर ज़्यादा हो और कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम हो। उस कंडीशन में नेट फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, कोशिका के अंदर पानी भर जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। और जिस तरीके के विलयनों में ये होगा उस विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और इस प्रक्रिया को इंग्लिश में हाइपोटोनिक डिफ्यूजन कहेंगे। दूसरा हमने पढ़ा समपरासरण क्या होता है, जब कोशिका के बाहर जल की सांद्रता और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर दोनों कंडीशन में बराबर हो, तो जो पानी का नेट फ्लो होता है वो बराबर रहता है, ना अंदर से बाहर ज़्यादा आया और ना अंदर से बाहर से अंदर ज़्यादा आया। तो ऐसी स्थिति में ना तो कोशिका फूलेगी और ना ही पिचकेगी। और इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम समपरासरण दाबी विलयन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को हम अल्प परासरण बुलाते हैं, इंग्लिश में इसको आइसोटोनिक डिफ्यूजन कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा अति परासरण। अति परासरण क्या है, जब कोशिका के बाहर जल की मात्रा कम हो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल इज लो, यानी कि बाहर जो है पानी का सांद्रता जो है पानी की वो कम है और कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता ज़्यादा है, तो कोशिका के अंदर से पानी बहकर ज़्यादा मात्रा में बाहर जाएगा। इस स्थिति में कोशिका सिकुड़ जाएगी या संकुचित हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अति परासरण, इंग्लिश में इसको बुलाएंगे हम हाइपरटोनिक डिफ्यूजन। और जिस प्रकार के सॉल्यूशंस में, जिस प्रकार के विलयनों में ये घटित होगा उसको हम अति परासरण दाबी विलयन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले लेक्चर में हम और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कोशिका के डिस्कस करेंगे।